ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जिसका जवाब थोड़ा सा टिपिकल है। जो मेरी ओन फैसिलिटी है मैं उसको बेसिकली यूज करता हूँ एज ए R&D यूनिट, जहाँ पे पिछले 15-20 साल में मैंने 7-8 नए प्रोडक्ट डेवलप किए हैं। इसके अलावा मेरी जो मेन यूनिट है वो हमें अपनी सभी फ्रेंचाइजी की जो स्टाफ है, टेक्निकल स्टाफ है, कमर्शियल स्टाफ है, क्वालिटी कंट्रोल के लोग हैं, उनको एज ए ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन यूज करता हूँ। तो बहुत सारी कॉस्टिंग मेरी अपनी यूनिट में बुक होती है और मैं जो प्रोडक्शन मेरी होती है वहाँ पे वो मैं NCR में सेल करता हूँ। क्योंकि बहुत सारा कॉमन स्टाफ है, ऑफिस में कॉमन लोग हैं, तो उसको सेपरेट एंटिटी उसको एनालाइज करना थोड़ा मुश्किल काम है। तो मेरी एक जो ओन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, फ्रेंचाइजी मॉडल है, इसको हमारे को ज्वाइंटली एक साथ ही जोड़ के देखना पड़ता है। Okay, fair enough. I will join the queue and ask again later. Thank you. Okay, thank you very much. Thank you, sir. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask questions. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask questions. We have our follow-up question from the line of Richa from Equity Master. Please go ahead. So thank you again for the opportunity. So my question is that we have a franchisee model which makes us asset light. I just wanted to get a sense of if somebody wants to set up a Sorry to interrupt, Ms. Richa, but your voice, you are not audible. Your voice is breaking. So my question is, I just keep it short. I'm not sure there's some network issue. If somebody wants to set up a capacity, greenfield capacity of 1 lakh metric ton of industry and bars, what kind of capex is required for them? Ma'am, if someone needs a capacity of 1 lakh metric tons per annum, though right now this capacity is very much less and is not practically viable, at least you have to install a monthly capacity of 12 to 15,000 metric tons. That means at least you need to install a capacity of 2 lakh metric tons annually, and for the installation of 2 lakh metric tons capacity unit, you need approximately 70 to 80 crore apart from the land, because land is variable wherever you want. The land is not included in this cost, but the entire plant and machinery requires at least 70 to 80 crore. If land is 20 crore, then the total capex would be 100 crore. Apart from that, you need at least 30 to 40 crore of working capital also. Okay. And sir, ये हमारे जो products हैं based on market rate और market demand, इसमें premiumization का कोई scope है क्या? And if yes, what kind of work are we doing to improve, to move towards value-added products? देखिए रिचा जी, ये वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स ही हम लोग बना रहे हैं। अगर मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो स्टील सेगमेंट है ये एज ए कमोडिटी है, और 95 में जब हमने कामधेनु का ब्रांड ये मार्केट में लॉन्च किया था, उससे पहले ये एज ए कमोडिटी ही बिकता था। कामधेनु पहली ऐसी यूनिट है जिसने कमोडिटी को ब्रांड में कन्वर्ट किया। आज आप देखेंगे कि जितना भी TNT बार बन रहा है इंडिया में, कोई ना कोई सेलिब्रिटी, चाहे इधर क्रिकेट स्टार और फिल्म फ्रेटर्निटी के लोग, सब वो उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो आज और इतनी अवेयरनेस हम लोगों ने पिछले 26 साल में लोगों तक हमने कम्युनिकेट की है कि उनको ये महसूस होने लगा है कि अगर कामधेनु या हम ब्रांडेड प्रोडक्ट्स नहीं यूज कर रहे हैं तो हम अपनी लाइफ से खेल रहे हैं या मेरी बिल्डिंग सिक्योर नहीं है। कामधेनु में यही हम लोगों को एजुकेट कर पाए कि आप कोई भी चीज इंटीरियर चेंज कर सकते हैं, पेंट चेंज कर सकते हैं, फर्नीचर चेंज कर सकते हैं, लेकिन आप अपना स्टील नहीं चेंज कर सकते। तो लोग अब समझते हैं, तो सब लोग आज क्वालिटी प्रोडक्ट्स पे जाते हैं। ब्रांड क्या है? ब्रांड पे कंसिस्टेंसी एंड क्वालिटी एश्योरेंस है। तो कामधेनु का ये एक हमारा ड्रीम था कि हम एक कॉमन आदमी के लिए, जिसको
1 टन से लेके 5 टन 10 टन की रिक्वायरमेंट है अपना घर बनाने के लिए, तो उसके लिए हम लोग एक क्वालिटी प्रोडक्ट एक रीजनेबल कॉस्ट पे दे पाए, तो आई थिंक वो हमने काफी हद तक फुलफिल किया है। और आप चूंकि बहुत सारे लोग मेट्रोज में बैठे हैं तो वो शायद इसको समझ नहीं पाते हैं कि वो लोग इंडिविजुअल घर भी बनाते हैं। मेट्रोज में चूंकि हाई राइज सोसाइटी है, लैंड कम है, तो उसकी वजह से वहाँ पे सब बिल्डर्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन अक्रॉस इंडिया सिंगल स्टोरी 2 स्टोरी 3 स्टोरी घर बनते हैं, लोग अपने आप बनाते हैं। तो मैं समझता हूँ हमारा फोकस उसी पे था, और दिस ईयर ऑनवर्ड हम लोग फोकस कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट्स के ऊपर थ्रू आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स के थ्रू भी हम फोकस प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। आने वाले टाइम में आप देखेंगे कि हमारी प्रोजेक्ट्स की भी सेल है वो भी इसमें एडिंग होगी। अच्छा, एंड सर व्हाट आर द फैक्टर्स दैट हेल्प अस structure or get our royalty per ton to increase from our franchisee players? So like you said, it varies from 350 or 400 to 450. So how much time does a particular franchisee take to reach its optimum capacity, and over what period can we increase this royalty per volume? देखिए, मेरे फ्रेंचाइजी की स्ट्रेंथ क्या है कि जो यूनिट अगर अपना ब्रांड बनाती है तो वो ऑलमोस्ट अपनी कैपेसिटी का 30-40% मटेरियल एक नॉर्मल रेट पे बेच पाती है। वंस कामधेनु के साथ एसोसिएट करते हैं, मेरा कामधेनु का ब्रांड यूज करते हैं, कामधेनु का रिटेल नेटवर्क यूज करते हैं अक्रॉस इंडिया, तो जो प्रीमियम है वो लगभग 2500 रुपए टन का प्रीमियम आज पूरे इंडिया में एवरेज आउट है, जो वेरी करता है, कहीं 1000 रुपए टन है तो कहीं 6000 रुपए टन है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे कि 30-32 लाख टन के ऊपर ये 2500 रुपए टन का जो प्रीमियम है लगभग 800 करोड़ रुपए का प्रीमियम जनरेट कर रहा है, जो कामधेनु एज ए रॉयल्टी चार्ज करता है। कुछ प्रीमियम मेरा डिस्ट्रीब्यूटर चार्ज करता है, जो कुछ मार्केट में अपना फंड्स इन्फ्यूज भी करता है, लगभग 400-450 रुपए टन उसकी कॉस्ट आती है। इसके अलावा 700-800 रुपए टन हमारा जो रिटेल आउटलेट है उसका मार्जिन होता है, और बाकी पूरा मार्जिन जो है मेरी फ्रेंचाइजी को मिलता है। तो मेरी फ्रेंचाइजी को ये बेनिफिट है कि जो भी अगर वो अपना कोई प्रोडक्ट बनाते हैं और कामधेनु से जुड़ने के बाद 700-800 रुपए टन का उन्हें प्रीमियम एक मिलता है। दूसरी बात, उनकी जो ऑर्डर बुक है वो हमेशा पूरी तरह से बुक रहती है, जितनी कैपेसिटी है सब लोग ऑलमोस्ट 70-60% यूटिलाइज कर रहे हैं। नॉर्मली स्टील सेगमेंट में चूंकि सिंगल शिफ्ट पे काम होता है तो नॉर्मली उतनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन होता नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि जो इस एसेट लाइट मॉडल में जो भी हमारी फ्रेंचाइजी है सब लोग विन विन पोजीशन में रहती हैं, और कंज्यूमर का इंटरेस्ट हमारा सबसे बड़ा फोकस है कि कंज्यूमर तक हम एक क्वालिटी प्रोडक्ट्स एक रीजनेबल कॉस्ट पे दे पाए। इस मॉडल में हमने बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर नहीं किए हैं, हमने फ्रेंचाइजी के विद इन 200-300 किलोमीटर के अंदर ही हम सप्लाई करते हैं, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट वहाँ पे मिनिमम हो उसको। तो इसमें स्कोप लाइक प्रोजेक्शंस वी हैव टू कंसिडर पर वॉल्यूम जो भी हम लोग 300 और क्लोज टू 400 है, so going forward do you think that there would be a meaningful increase in that, or some kind of indication if you can give on that front, or is it likely to be in the same range? देखिए, ये मार्केट ड्राइव करेगा, मार्केट डिसाइड करेगा कि किस एरिया में कितना प्रीमियम है। अगर आप देखेंगे तो मेरी भी रेंज है, जहाँ प्रीमियम कम है थोड़ा कंपैरेटिवली तो वहाँ मैं रॉयल्टी कम चार्ज करता हूँ, जहाँ प्रीमियम ज्यादा है वहाँ मेरी रॉयल्टी ज्यादा है। और आने वाले टाइम में जहाँ डिमांड एंड सप्लाई या कामधेनु ब्रांड का जो प्रीमियम है वही डिसाइड करेगा कि मैं कितना प्रीमियम या क्या रॉयल्टी उनसे चार्ज कर सकता हूँ। एज सच जब भी हमारा रिन्यूअल होता है एग्रीमेंट का, हम म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग से हर फ्रेंचाइजी से कुछ न कुछ रॉयल्टी रिवाइज कर लेते हैं। और आप ये समझिएगा कि रॉयल्टी जो है अभी हमारा जो ये मार्च 24 एंड हुआ है, यहाँ पे एवरेज आउट हुआ है 395, और नेक्स्ट 5 ईयर में हमारा टारगेट है इसको 500 रुपीज का एवरेज लाता है। इस पे कंपनी काम कर रही है। ओके, एंड सर माय लास्ट क्वेश्चन इज if you could share any target for your dealer expansion in your dealer network, as well as any kind of trajectory for branding expense, will it be as a percentage of sales
or volume? If you have any kind of budgeting, if you can share any kind of budgeting on that front. Dealer network and branding expense on these two fronts. देखिए, डीलर एक्सपेंशन का काम एक ऐसी प्रोसेस है जो कंटिन्यूसली है, और जो आपसे बात कर रहे हैं कि प्लस 8,500 मेरे डीलर हैं, मैं ये वो डीलर है जो कामधेनु से डायरेक्टली अंडर एनी एग्रीमेंट रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा इन डीलर्स के नीचे बहुत सारे सब डीलर्स ऐसे होते हैं रूरल एरियाज में जो हमारे से डायरेक्ट रजिस्टर्ड नहीं है, जो हमारे रिटेल काउंटर के साथ काम करते हैं। और आप ये देखिएगा कि जो ब्रांड एक्सपेंसेस हैं इससे कंटिन्यूसली फाइनेंशियल ईयर में ऑलमोस्ट हमने फ्रेंचाइजी और कामधेनु ने मिलकर ऑलमोस्ट 59 करोड़ का ब्रांड स्ट्रेंथनिंग के लिए हमने एक्सपेंसेस इस साल इनकर किए हैं। तो हमारी कोशिश है कि जो इस साल रॉयल्टी या जो मेरी क्वांटिटी मेरी लगभग 37 लाख टन का एस्टिमेट मेरा है, और अगले आने वाले टाइम में 29 तक हम इसको 68 लाख मेट्रिक टन के हम लोग प्लान कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ग्रोथ है और कंटिन्यूसली ऑल अराउंड ग्रोथ है। अभी हमने इसमें चूंकि हमारा जो कामधेनु जो पाइप है, स्टील पाइप है, पाइप की डिमांड कंटिन्यूसली बढ़ रही है, उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि उसको कैसे हम और एक्स्ट्राऑर्डिनरी इसमें ग्रोथ ला सकें। और इसके अलावा कलर कोटेड शीट जो हम लोग अपनी फ्रेंचाइजी से बनवाते हैं, उस पर भी फोकस कर रहे हैं कि वेयर हाउसेज और इंडस्ट्रियल शेड की रिक्वायरमेंट कैसे उसमें है। बहुत सारी चीजें भी पोटेंशियल है, सबको एक्सप्लोर करते हैं, कुछ लिमिटेशन भी रहती हैं। ओवरऑल ये रहता है कि कंपनी की किसके मल्टीफोल्ड ग्रोथ आए और इनऑर्गेनिक ग्रोथ आए। ऑर्गेनिक ग्रोथ तो नॉर्मल स्टील में 8-9% से ज्यादा कभी होती नहीं है। ओके। अच्छा, ये 8500 प्लस डीलर्स में से एक्टिव डीलर कितने हैं? 8500 इज रजिस्टर्ड, हाउ मेनी वुड बी एक्टिव? सब ऑल एक्टिव हैं, रजिस्टर्ड हैं। और देखिए, जैसे जहाँ जरूरत होती है नए डीलर हम लोग अपॉइंट करते रहते हैं। एक्चुअली कामधेनु का एक थोड़ा सा इसमें मार्केटिंग का मेरा यूएसपी है कि बहुत ज्यादा डीलर नहीं बनाता हूँ, अदरवाइज वो सब आपस में कंपटीशन करते हैं। तो वे पर्टिकुलर डिस्टेंस के ऊपर ही दूसरे डीलर को अपॉइंट करते हैं ताकि उनमें आपस में इंटरनल कंपटीशन ना हो और सब एक रीजनेबल कॉस्ट के ऊपर रीजनेबल मार्जिन पे काम करें, इंटरनल कंपटीशन ना हो। ओके सर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू मैम। Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask questions. We have a next question from the line of Payal Shah from Billion Securities. Please go ahead. Good afternoon, sir. Thank you so much for the opportunity. I have a few questions on our paint business. First would be, what would be our FY25 and FY26 revenue, EBITDA, margin outlook? Anything that you can give on FY25 and FY26, that would be helpful. अब मैम पेंट की बात कर रही हैं, स्टील की बात कर रही हैं? नहीं सर, पेंट बिजनेस की बात कर रही हूँ। पेंट के बारे में ये हरी जी आपको थोड़ा बताएं। Ma'am, we are expecting turnover of around 380 crore in FY25 as against 292 crore in this year. And we are also expecting EBITDA of 9.5% against the 8% in this year. So we have the plan to achieve this target, and we have given this target to our team, and we are hopeful that we shall be. Okay, sir, that's quite helpful. My second question is, what will be our target split between value and volume growth for our paint business going forward? Our main focus is on the value-added product, premium product, water-based emulsion product. So we are focusing on the top line with the target of having margins in that product. So we are not focusing on the quantity. We are focusing on the value-added product, and which increase the top line and bottom line. Okay, sure. And also my last question is, are you seeing any competitive pressures when it comes to pricing, and how do we plan to gain market share if such competition continues?
We are focusing on the Tier 2, Tier 3 cities for the market expansion point of view. And with regard to cost control, we have innovative products where costing is less than their results. So we are focusing on the premium product with the help of our R&D team, and we are making cost control on those products. Okay, sure, sir. That's quite helpful. Thank you so much. Thank you. We have our next question from the line of Rajvi Shah from Bright Securities. Please go ahead. Yeah, thank you for the opportunity. I had few questions on the paint business. The first one is, do we expect any raw material volatility for the paint business, and would we be able to easily absorb that in our GP like gross profit? So what is the second question? One is the raw material cost, then? Yeah. So do we expect the raw material volatility to be absorbed in our gross profit? Now prices are almost firm up, as it was fluctuating in the past, but now prices are more or less firm up, and we are not seeing any much fluctuation in the raw material prices. In case these volatility increase the raw material prices, then obviously market will take a call and increase the selling price. Okay. So my next question was, what are the active initiatives to gain more market share in decorative paints market? We are increasing our dealer network. We are introducing new product. We are also have some value-added product which will increase our market share. Okay, and I just had one more last question. There has been a slowdown in overall consumption. Has this also affected our paint business? Can you repeat the question? Yeah. There has been a slowdown in overall consumption. So has this also affected our paint business? Which slowdown you are talking? There is no slowdown in the economy, no slowdown in the market, real estate. Like an overall paint business. No, there is no slowdown in the paint business. Every year it has a CAGR of around 8 to 9%, and we are also increasing our market share. So there is no slowdown in the paint market or real estate market, which have main consumption. Okay, I will check. No problem. Thank you. That was helpful. Okay, ma'am. Thank you. We have our next question from the line of Ruchi Gupta from Value Consultancy. Please go ahead. Hi, am I audible? Hello? Yes, ma'am, you are audible. Please go ahead. Sir, I have questions regarding still business. So, sorry to interrupt, ma'am. We are getting a lot of disturbance from your end. Yes. Sir, hi. Am I audible now? Hello? Yes, ma'am. Please go ahead now. Yeah. So I have questions regarding the still business. Just wanted to know, when can we expect to deploy the 25 crores cash that we received post our fundraise? Yeah, we are expecting to deploy this fund in this quarter. In the Q1 we will deploy that. We are working on that. Okay. My another question is, what are the current and peak level realizations for TMT steel bars, and when can we expect it to reach the previous peaks of realization? Yeah, it is increasing, but right now, last year average is around 49,000. Okay. 49,000 was the last year average price, which was 52,000 in the FY23. Okay, sir. Yeah. Thank you. That's helpful. All the best. Thank you. A reminder to all participants, you may press star and 1 to ask questions. We have our next question from the line of Atul Daga from Opal Securities. Please go ahead. Hello.
Yes, Mr. Rutra. Yes. So I have questions for the steel business. We haven't added many franchises in the recent past. What would our goal when it comes to adding franchises like going forward? What is the question? Franchisee as new You are talking about the number of franchises? Yes. Yeah, we are not focusing on increasing the number of franchisee. In fact, we are focusing on the increase of the capacity of the units. So, capacity has increased in last 1 year, and we are also expecting to increase the existing level to 50 lakh metric ton in this financial year. So we are making arrangement for expansion of capacity within the existing unit. So we are giving more opportunity to the existing unit rather than adding the new unit. If they are not able to increase their capacity due to any reason, so we are looking for increase of the new unit in that particular reason. But our focus is on increase the capacity of existing units. That is why it is not increased. Okay. So coming to my next question, how much franchisee capacity would we be looking to add for FY25? It would be increased to 50 lakh metric ton from the existing 41 lakh metric ton to 50 lakh. 50 lakh. Okay. Yes. Also, sir, what would be our aspirational targets for revenue and then PBT PAT going forward? Any guidance for the next couple of years? Yes. For steel business? Yes. Yeah, we are targeting double of the revenue in next 5 years. In this year, we achieved around 32.5 lakh metric ton of steel through the franchisee route. In the next 5 years, we are targeting to make it 68 lakh metric ton through the franchisee route only. Okay. That would be all from my side. Thank you, sir. Right. Thank you, sir. As there are no further questions, I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Over to you. I would like to thank you everyone for being part of this call. We hope we have answered your questions. If you need any more information or clarification, please feel free to contact us or Mr. Devendra from SGA, our Investor Relation Advisor. Thank you. Thank you. On behalf of Kamdhenu Limited, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your line.